नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया लेक्चर राजस्थान से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के इतिहास विषय के पेपर 2 के बारे में। पहले भी हम इसके बारे में कई बार चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आज एग्जाम डेट आई है, कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और भी बहुत सारी जो आरपीएससी की वैकेंसियां हैं उसके लिए एग्जाम डेट घोषित हुई है। तो यहाँ पर हमारा फोकस है फर्स्ट ग्रेड को लेकर। तो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट जो है वो 23 जून से 6 जुलाई 2025 दी गई है। वो बाद में दी जाती है जब आपके एग्जाम नज़दीक आता है कि किस पेपर की डेट कौन सी होगी। फर्स्ट पेपर किस तारीख को होगा आपका, सेकंड पेपर किस तारीख को होगा, वो शेड्यूल बाद में दिया जाएगा। तो यहाँ पर डेट आ गई है और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 27 दिसंबर की बात है। तो ये साल तो लगभग जा ही चुका है, यानी पूरा 6 महीने का समय आपके पास बचता है। अब इस 6 महीने के समय के दौरान किस प्रकार से आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से उनको रिवाइज कर सकते हैं, एक खाका तैयार करने की मैं आपके सामने कोशिश करूंगा। हालांकि किताबों वगैरह के बारे में पहले से पता है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने किताबें खरीद भी रखी होंगी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा नया बताने वाला हूँ, लेकिन इसकी रणनीति किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो, कैसे उन पार्ट्स को आपको रिविजन करना है, उसके संबंध में मैं अपनी एक थ्योरी, अपनी एक सोच आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो सेकंड पेपर है उसमें हम सब अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं कि एक आपका प्राचीन भारत है, कितने समय में आप कौन सा पार्ट आप तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके यहाँ पर है मध्यकालीन भारत, और तीसरा आपके पास है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, और चौथा पार्ट है आपका विश्व इतिहास, पांचवा पार्ट आपके सब्जेक्ट में है राजस्थान का इतिहास, छठा पार्ट आपका उसमें पेडागोजी है और आईसीटी इत्यादि ये। ठीक है, तो ये तो आपका जो अलग पार्ट हो गया, बाकी के 5 पार्ट इतिहास से संबंधित हो गए। तो इसके संबंध में देखिए, किताबें बहुत सारे विद्यार्थी अभी पढ़ भी रहे हैं। जैसे मैं जल्दी लिख रहा हूँ, जो सामान्य तौर पर विद्यार्थी सौरभ चौबे की किताब पढ़ते हैं, पप्पू सिंह प्रजापत की, पीएसपी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, या केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ते हैं। मोस्टली किताबें यही चलती हैं केसी श्रीवास्तव की। मध्यकालीन भारत में ज़्यादातर बच्चे सौरभ चौबे की किताब पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी एलपी शर्मा की किताब और साथ में आरईएस इफेक्ट याद करते हैं। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी एस के पांडे इत्यादि किताबें भी पढ़ते हैं। और ये किताबें अच्छी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं बता रही, अच्छी हैं और इसलिए विद्यार्थी इनको पढ़ते हैं। आधुनिक भारत के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं और कुछ विद्यार्थी अरविंद भास्कर की जो 2 पार्ट में आती है वो किताबें पढ़ लेते हैं। और फिर विश्व इतिहास की मैं बात करूं तो नाथ पब्लिकेशन की किताब पढ़ लेते हैं विद्यार्थी। थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो अरविंद जी भास्कर की किताब पढ़ लेते हैं। इसके अलावा एक आरबीडी पब्लिकेशन से रवि फगेड़िया की किताब आती है, थोड़ी शॉर्ट में आती है, वो बहुत सारे विद्यार्थी पिछली बार भी पढ़ा था, पर थोड़ा अगर शॉर्ट में पढ़ना चाहे, अरविंद भास्कर ज़्यादा डिटेल में है, उससे कम सारणीबद्ध रूप से अच्छी तरीके से पढ़ना चाहें तो नाथ पब्लिकेशन है, उससे भी आप थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो रवि फगेड़िया वाली जो कि आरबीडी पब्लिकेशन से किताब आती है वो है। फिर इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, इसमें आपके पास कोई भी हो, पवन भंवरिया की किताब हो, दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब हो, मैं आज बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता, दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब हो, पेनोरमा हो, लक्ष्य, मतलब राजस्थान में आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास किताबें हैं, कोई भी आपके पास किताबें हैं उनमें से किसी से भी पढ़ सकते हो, कोई इशू उसमें आपके अंदर नहीं आएगा। और पेडागोजी आईसीटी, अभी देखिए अलग से इस पार्ट की तो किताबें आई नहीं है, जो पिछली बार से चलती आ रही हैं, जिनमें आपके साइकोलॉजी के साथ में ये पार्ट दिया हुआ है। तो साइकोलॉजी के साथ में जहाँ पर ये पार्ट दिया हुआ है वहाँ से आप कोई भी किताब से, जैसे आप धीर सिंह धाभाई की किताब पढ़ सकते हैं, धीर सिंह जी की किताब पढ़ सकते हैं, वंदना जादौन की किताब पढ़ सकते हैं, सिखवाल पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं, या ऐसे कई पब्लिकेशन की किताब आती है जो कि अच्छी है, जिनमें से आप ये पार्ट पढ़ सकते हैं। और हो सकता है अभी कोई फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए अलग अलग नई प्रकार की किताबें निकाल दे, लेकिन आपके पास किताबें मेरे ख्याल से होंगी और उनमें सिलेबस में बदलाव हुआ नहीं है, तो कोई चेंज करने का कोई विशेष फायदा तो उसमें है नहीं। तो यहाँ ये मैंने किताबों के संबंध में बताया। अब देखिए आप, चूंकि आपके पास 6 महीने का समय है,
तो आप कोशिश कीजिए कि देखिए, एक तो रणनीति विद्यार्थी पहले से करते आ रहे हैं, कईयों ने 2 बार सिलेबस कर लिया, किसी ने 1 बार कर लिया, किसी ने 4 बार कर लिया, वो सब अलग अलग प्रकार की है। मतलब मैं एक जनरलाइज नहीं कर सकता कि सबके ऊपर ये लागू हो जाए, लेकिन फिर भी आप एक ध्यान ये रखें कि लगभग फरवरी या होली तक आप ये मान के चलो, फरवरी या होली लगभग 15 मार्च के 14-15 मार्च के आसपास है, इस तक आपका एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाए तो वो बहुत अच्छा। एक बार अच्छे तरीके से आप इन किताबों, क्योंकि पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हो सकता है विद्यार्थी ने आधा कवर कर लिया, किसी ने 70% कवर कर लिया, तो एक बार बहुत ही डिटेल में आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। या फिर देखिए, इनके संबंध में मैं अभी बता देता हूँ किताबें, देखिए वो रह जाएंगी नहीं पे। देखिए आर्य कंपटीशन टाइम की रिवीजन के लिए भी पढ़ते हैं विद्यार्थी किताब, और वैसे तीनों काल की किताबें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस किताब को रखते हैं। लगभग 616 पेज की किताब है और लंबे समय से विद्यार्थी इस पर ट्रस्ट करते आ रहे हैं और अच्छी किताब है ये। तो ये किताब बहुत सारे विद्यार्थी, मतलब जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी उनमें से अधिकांश के पास आर्य कंपटीशन टाइम की किताब है, और आप इस किताब को भी बार बार पढ़ें और अच्छे MCQ लगाएं। MCQ के लिए भी मैं आपको किताबें बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। अभी एक किताब आई नाथ पब्लिकेशन की इतिहास की किताब है, भारत का इतिहास की किताब की, लगभग 850-853 पेज की वो किताब है। सिंगल बुक के रूप में, रिवीजन बुक के रूप में नहीं, सिंगल बुक के रूप में आप इस किताब को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको तीनों किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना पढ़ी जा सकती है। 3 किताबें वो पढ़ के और फिर ये पढ़ने का मतलब तो फिर है आप इतने समय में आप कोई भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं बता देता हूं, तो आप सिंगल किताब के रूप में पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस किताब का बार बार रिवीजन करते रहें। फिर उसके बाद में बात आती है वस्तुनिष्ठ किताबों की। वस्तुनिष्ठ किताबों की तो एक तो देखिए, मैंने अभी आपको उसके बारे में सूचना भी, विद्यार्थी तो जानते ही हैं, प्राचीन भारत वस्तुनिष्ठ पुस्तक अभी निकाली थी, मध्यकालीन भारत। इसके अलावा भी मैं आपको ऑप्शन, सभी प्रकार के ऑप्शन बता देंगे, विद्यार्थियों को जो पसंद हो वही लेना चाहिए। मध्यकालीन वस्तुनिष्ठ, मध्यकालीन भारत वस्तुनिष्ठ हो गया, ठीक है, जो भी है समझ जाओगे आप। आधुनिक भारत वस्तुनिष्ठ, मैंने इसको 3 पार्ट में निकालने के लिए कहा था, आधुनिक भारत वस्तुनिष्ठ और एक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ, ताकि छोटी छोटी आपके पास बुकलेट इस प्रकार की रहे जिनमें ऑथेंटिक किताबों से व्याख्याएं हो और रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो मैंने ये किताब जारी कर दी थी दीपावली के आसपास। ये जो मध्यकालीन भारत वस्तुनिष्ठ है और ये जो विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ है, ये मकर संक्रांति पर या 10 को आ जाएगी, एक 15 को आ जाएगी, लगभग इतना ही फर्क रहेगा। मकर संक्रांति पर, मतलब 15 जनवरी तक ये दोनों आ जाएंगी। एक तो हो सकता है 8-10 को ही आ जाएगी, फिर एक बाद में आ जाएगी। तो मकर संक्रांति तक मध्यकालीन वस्तुनिष्ठ आ जाएगी, विश्व वस्तुनिष्ठ आ जाएगी। इसमें क्या है कि एक तो आपको ऑथेंटिक किताबें, जितनी भी आप ऑथेंटिक किताबों के नाम सुनते हो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सबसे वहां से क्वेश्चन बना के व्याख्याएं दी गई हैं। तो वो एक तो आपका ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा, साथ ही साथ एक बार का रिवीजन दिए मान लो कि इतना अच्छे तरीके से हो जाएगा कि आपकी खुद की किताबों से भी नहीं होगा, इतना इन ऑब्जेक्टिव किताबों से अच्छे तरीके से रिवीजन हो सकता है। मैं कहता हूं कि आप इनमें से कोई भी एक किताब चूज करके और पढ़ के देख लेना, एक साथ मत लेना कभी भी, क्योंकि हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, लेकिन मेरा ये दावा है कि आप इनमें से कोई भी एक किताब पढ़ के एक बार देख लेना, निश्चित रूप से आप बाकी की किताबें खुद ही ले आओगे, उसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये प्राचीन भारत वस्तुनिष्ठ आप ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं देखिए, अब कई विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर इस प्रकार से अलग अलग नहीं, एक किताबें बताओ। तो देखिए, पप्पू सिंह प्रजापति की तीनों काल के लिए वस्तुनिष्ठ किताब आती है, तकरीबन शायद जहां तक मुझे याद है 1200 प्लस है या 1100 प्लस, ऐसे 1200 के आसपास पेज की आती है। तो वो भारत के तीनों काल के लिए वस्तुनिष्ठ की किताब है अच्छी। वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करूं तो गणपत सिंह जी राजपुरोहित की किताब अभी आती है, अरविंद भास्कर जी की किताब आती है और पप्पू सिंह प्रजापति की भी किताब आती है। इनमें से आपको ये किताब, यदि अभी आप कह रहे हैं कि हमें तो अभी चाहिए, तो आप इनमें से कोई किताब लेके पढ़ सकते हैं। और ये किताबें देखिए, सभी अध्यापक अपने तरीके से अच्छी किताब निकालने की कोशिश करते हैं। या फिर आप वेट करना चाहते हैं तो 15 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का वेट कर लीजिए आप, और आपको ये किताब दुकानों पर मिल जाएगी। आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको अच्छी लगे तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही किताबें लें, आप किसी दूसरे प्रकाशक की, लेखक की किताबें ले सकते हैं। किसी विद्यार्थियों ने यूथ पब्लिकेशन से भी तैयारी करी होंगे, यूथ कंपटीशन टाइम से भी, वो भी एक अच्छा प्रश्न बैंक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोजाना किताबें बदलते रहो बार बार में, लेकिन जो आपको अच्छी किताबें लगे उनसे बार बार MCQ आपको जरूर निकालने हैं। जो भी आप टॉपिक पढ़े उसके MCQ निकालें, जो भी टॉपिक पढ़े उसके MCQ निकालें। ये बहुत जरूरी है प्रक्रिया। ये मैटर नहीं करता कि आपको किस अध्यापक की किताबें पसंद आती हैं, किस पब्लिकेशन की किताबें पसंद आती हैं, लेकिन MCQ सोल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम की तैयारी का। अब देखिए, वापस मैं जो आपको बता रहा था कि आपकी जो
रणनीति है उसके बारे में कि आपके पास 6 माह का समय है। इस 6 माह के समय में से आप अगले 2 माह में यानी जनवरी और फरवरी में ज़्यादा से ज़्यादा होली आप कर सकते हैं यदि आपने लेट तैयारी शुरू की है, यानी फरवरी तक आप एक बार निश्चित रूप से इसको पूरा कंप्लीट करें, अपने आप को पुश करें। देखिए कई बार क्या होता है कि आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उस तल्लीनता से नहीं पढ़ पाते। आप पढ़ रहे हैं लेकिन वो स्पीड नहीं है, वो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। और कई बार जब एग्जाम नजदीक आता है और आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आप देखते हैं कि एक ही दिन में आप उतने घंटे पढ़ रहे हैं 10 घंटे, लेकिन डबल सामग्री आप पढ़ पाते हैं जब आप थोड़ा सा आपका दिमाग चौकन्ना होता है ना। तो उस तरीके से आपको एकदम युद्ध स्तर पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगले 2 माह में आप कोशिश करें कि आप अपने सब्जेक्ट का ये पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। और यह देखिए जो नए विद्यार्थी हैं वो 3 माह भी ले सकते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी तो पहले से काफी सारा पार्ट पूरा कर चुके हैं। नए विद्यार्थियों को एक बार पूरा करने में 3 माह का समय भी लग सकता है। उसके बाद में अगले 1 या 1 से 1.5 माह में 30 से 40 दिन के अंदर आप दोबारा इनका एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन करें, और या फिर साथ साथ में आप इनके टेस्ट देना शुरू करें। यदि आपको कंफर्टेबल लगता है ऑनलाइन टेस्ट देना तो देना शुरू करें, नहीं तो आपके पास जो एमसीक्यू किताबें हैं उनसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको भी लेके चले। फर्स्ट पेपर की मैं अलग से स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा। ये देखिए बिल्कुल ही नए सिरे से तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो मेरे को लगता है कि बहुत ही कम होंगे, क्योंकि नहीं तो बिल्कुल नए सिरे से में 2 महीने में इसको कवर कर पाना फर्स्ट पेपर के साथ में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर विद्यार्थी जब से एग्जाम की घोषणा हुई थी, ये पता चला था कि आने वाली है, तब से तो कम से कम तैयारी कर रहे हैं। और 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो पिछले बार से भी तैयारी करते आ रहे हैं और लगातार तैयारी जारी है, उनका तो ये कवर है। तो अब दोबारा वो 2 माह में दोबारा पढ़ सकते हैं, एक बार फिर 1 महीने के अंदर दोबारा पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में इस प्रक्रिया को कम करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हुए बार बार रिवीजन कीजिए। अब देखिए रिवीजन का क्या है कि कोई आपको कहेगा कि 3 से 4 बार रिवीजन जरूरी है, कोई आपको कहेगा 5 से 6 बार रिवीजन जरूरी है ना, कोई कहेगा 10 बार रिवीजन जरूरी है। ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग चीज बात लागू है कि कई विद्यार्थियों को 3-4 बार पढ़ने से भी हो जाता है। मेरे को तो कई बार ऐसा होता है कि कई पार्ट ऐसे होते हैं कि मेरे को 6-6, 7-7, 8-8 बार देखना पड़ता है। तो जो जरूरी है आपका जो रिवीजन बुक है, जैसे आर्या है या आपके नोट्स हैं, किसी ने नोट्स बना रखे हो, किसी ने आर्या की किताब ले रखी हो रिवीजन के लिए, खुद की कोचिंग के नोट्स हो, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। जैसे विश्व इतिहास की किताब है, विश्व इतिहास की कोई भी अपनी किताब है या नोट्स है, तो उसका आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि आप इसको शॉर्ट में तैयार कर लेंगे तो बाद में अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद में आप 3-3, 4-4 दिन में विश्व इतिहास रिवीजन कर सकते हैं। विश्व इतिहास का मैं सच कह रहा हूँ, बहुत छोटा पार्ट है। तो ऐसे आप अपने अलग अलग पार्ट को बनाइए, अपना शेड्यूल खुद भी डाल सकते हैं और उसके बाद में कोशिश कीजिए कि इन दिनों को कम करते जाइए। दोबारा आप 40 दिन में रिवीजन किया, फिर आपने 20 दिन में रिवीजन किया, और अंतिम समय में जो पार्ट आपको वीक लग रहा है, आपको देखो कई बार हो सकता है कि आपका एंशन बहुत मजबूत है तो उसकी बजाय आप दूसरे पार्ट पे ज्यादा फोकस कर लो, है ना। लेकिन इनको साथ साथ कंटिन्यू करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने प्राचीन पढ़ा था उसके बाद में 3 महीने बाद दोबारा कहीं प्राचीन का नंबर आ रहा है। कम से कम 2-2 पार्ट आप इनके साथ में लेके चलो। फर्स्ट पेपर साथ में लेकर चलो और इसके भी कम से कम 2-2 पार्ट आप एक बार साथ लेकर चलो। देखिए ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी सही बात है कि आप एक साथ एक से अधिक पार्ट लेकर चलते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा सक्रिय रूप से काम करता है। तो आपको वो रणनीति आपकी अलग अलग हो सकती है। कितने घंटे पढ़ें, तो देखिए बच्चे बातें करते हैं इस प्रकार की, जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में पढ़िए। जब ये लगे कि दिमाग बहुत ज़्यादा थक गया है तो कुछ मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। बाकी पढ़ना ही है, यदि आप घर पे हैं या कहीं कोचिंग में जा रहे हैं, जैसी भी आपकी परिस्थिति है। अब देखिए जो नौकरी पेशा हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको उतना समय नहीं मिल पाता, तो जो आपका टाइम है वो तो आप ही को मैनेज करना है। लेकिन ये कह देना कि कितने घंटे पढ़ें, जितना आपको टाइम मिलता है उतने घंटे पढ़ो, बाकी को करना क्या है आपको, और क्या करोगे। भाई मान लीजिए कि मैं कह दूं कि आपको 8 घंटे रेगुलर पढ़ना है। अब आप कोई बच्चा सुबह उठता है 5 बजे और उसके बाद में 8 घंटे, अगर वो थोड़ा बहुत काम करके भी 8 घंटे पढ़ेगा तो शाम को 4 बजे तो 5 बजे तक 8 घंटे हो जाएंगे। फिर क्या भजन गाओगे पूरी रात। तो ये तो आप पे निर्भर है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम 12-13 घंटे भी पढ़ सकते हैं। कई बार छोटा मोटा काम निकल आता है या हो सकता है तबीयत थोड़ी बहुत हमारी ऐसी हो सकती है तो हमें 8 घंटे 7 घंटे में भी काम चलाना पड़ता है। लेकिन रेगुलरिटी रखनी है। 10 घंटे नॉर्मल। यदि आप कहीं काम पर नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से मिनिमम आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं। ये मैं खुद ट्राई कर चुका हूं, बहुत सारे विद्यार्थियों को देखता हूं 10 घंटे तो बहुत नॉर्मल होते हैं। 24 घंटे में से 14 घंटे यदि आप घर पे रहते हो और करोगे क्या,
तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 12-13 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते पागल हो जाओ, कोई नहीं होता पागल, अपना दिमाग चौकन्ना रखो, पढ़ो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करना ही है भाई। ऐसा नहीं है कि आज मैं 8 घंटे पढ़ लिया अब मैं पूरी रात फिल्म देखूँगा, ऐसा क्यों करते हो फिर आप? ये तो जब लंबी एग्ज़ाम में लंबा समय होता है उस समय की बातें होती हैं। तो अब एग्ज़ाम 6 महीने का ही समय है, इतने सारे इसमें पार्ट हैं, फर्स्ट पेपर में कितना सारा पार्ट है, तो आपको जितना समय मिलता है उतना समय पढ़ाई में दें। तो देखिए 2 से 3 माह में आप एक बार कंप्लीट आपका रिवीजन करें, उसके बाद में 30 से 40 दिन में आप दोबारा इसका रिवीजन करें। इस प्रक्रिया में आपके 3 से 4 महीने निकल जाएंगे। बाकी के 2 महीनों में आप जल्दी कोशिश करें कि जो आपके नोट्स बन जाएं, या आपकी शॉर्ट में जो किताबें हैं, रिवीजन बुक है, उसे 20 दिन में कर लिया, 15 दिन में। देखिए अलग अलग क्षमता होती है, कई विद्यार्थियों को कम पढ़ने से भी याद हो जाता है, और कई विद्यार्थी मेरे जैसे होते हैं एवरेज, जिनको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से याद होती है। तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, लेकिन आप बार बार पढ़ के कम पढ़ने वालों से भी आगे निकल सकते हैं, निकलते हैं लोग, क्योंकि कम बार में याद होता है, वो ढीला पड़ जाता है। वो खरगोश कछुए वाली आपने कहानी सुनी होगी। तो ये सिर्फ आपके ऐसे देखो क्षमताएं, कोई कहता है कि दिमाग सबका एक जैसा होता है, एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें जल्दी याद होती हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें जल्दी याद नहीं होती, उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। मैं जब पढ़ता था तो मुझे बार बार लिखनी पड़ती थी हर चीज़, मुझे बिना लिखे याद ही नहीं होता था, तो मुझे टाइम लगता था, लिख के याद करनी पड़ती थी। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको भले ही चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हों, लेकिन उनका विश्लेषण गजब का होता है। जब उनके चीज़ दिमाग में आने लग जाती है तो वो उनका विश्लेषण बहुत अच्छे करते हैं, और फिर जब वो एग्जाम में पेपर देते हैं तो प्रश्नों में जो आंसर हैं उनको निकालने के लिए ऑप्शन एलिमिनेट करना, घबराना नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि आपकी मेमोरी क्षमता कितनी है, सिर्फ मेमोरी क्षमता अच्छी होने से ही ये फ़ायदा है, लेकिन मेमोरी क्षमता अच्छी होने से ही आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। आपके दिमाग में विश्लेषण की क्षमता कितनी है, आप प्रेशर को कितने अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, आप एग्जाम हॉल में आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, आप नेगेटिव को किस प्रकार से डील कर सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं का कॉम्बिनेशन जो अच्छे तरीके से मैनेज करके एग्ज़ाम में जाता है, एग्ज़ाम परीक्षा देता है, उसका फिर पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ये आपको किसी से ये नहीं सोचना, आप किसी कोई आपका पार्टनर तैयारी कर रहा हो, आपको लगता है कि ये तो जल्दी याद कर लेता है, हो सकता है आपकी कोई दूसरी खूबी हो सकती है, आप विश्लेषण अच्छा कर सकते हो सकता है आप दबाव में नहीं आते हो सकता है आप नेगेटिव बहुत कम करते हो। तो सबकी अपनी अपनी खूबी होती है। तो अपने को इन 6 महीने को यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से, वेस्ट नहीं करना टाइम इधर उधर। और फ़ोन में कहता हूँ कि फ़ोन के लिए आप समय निर्धारित कर लो कि मैं 4 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो तो अलग बात है, उसके अलावा सोशल मीडिया इत्यादि के लिए व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पे क्या गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़िए सुबह, उसके अलावा आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं पेपर 1 में आपको सारी रणनीति बता दूंगा उसके संबंध में भी, कि 4 घंटे बाद में जब आप मान लीजिए कि आप 30 मिनट का, 40 मिनट का, 20 मिनट का कोई ब्रेक लेते हैं, उसी ब्रेक में आप कोशिश कीजिए 10-15 मिनट, 20 मिनट जो भी है, उस दौरान आप अपना फ़ोन चेक कीजिए, मैसेज देख लीजिए, कोई ज़रूरी फ़ोन है तो बात कर लीजिए। नहीं, ये जो है ना कि आप पढ़ रहे हैं अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में, इधर मैसेज आ रहा है, आपने पढ़ा, वहाँ पर आप तौहीद-ए इलाही के बारे में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते मैसेज आ गया, फिर देख रहे हैं, फिर आपने ऊपर खिसकाया, वो किसका स्टेटस आ गया, फिर उसका रिप्लाई करने लगे, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, मेरी तो तैयारी नहीं हो रही। आपस में इस प्रकार की चर्चाओं से कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ़ोन है, वो आप उठाते तो हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन वो आपकी 15 मिनट तो कम से कम उसी समय ख़राब कर देगा, और उसके बाद अगले 15 मिनट तक उसकी जो बातें हैं, किसी से आपने बात की, किसी का आपने मैसेज देखा, किसी का आपने स्टेटस देखा, कोई आपने रील देखी, वो अगले 15-20 मिनट, आधे घंटे तक आपके दिमाग को प्रभावित करेगा। तो बेहतर है कि आप फ़ोन बंद रखें, निर्धारित समय के लिए ही फ़ोन खोलें, दिन में 2 बार या 3 बार देख सकते हैं। फिर शाम के समय चाय के लिए आप आधे घंटे, पौने घंटे का विश्राम करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उस समय फ़ोन देखिए, अपना गाना सुनिए आधे घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। सोते समय कईयों को आदत होती है कि 20 मिनट 30 मिनट पढ़ते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सोते समय की मैं आपको बताता हूँ, बहुत कारगर तकनीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप सोने के लिए जाए
तो सबका अपना तरीका होता है। कई विद्यार्थी क्या है, रिलैक्स करने के लिए कोई गाने सुनते हैं, गाने सुनते सुनते उनको नींद आ जाती है, कई होते हैं। लेकिन यदि आप फ़ोन, कई विद्यार्थियों का ऐसा भी होता है कि फ़ोन का इस्तेमाल करने से उनकी नींद फिर ख़राब हो जाती है वो। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यदि आपको सोते समय फ़ोन नहीं देखना है तो आप एक अच्छी, मैं बता रहा हूँ, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने की, आपकी चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी करने की सबसे बढ़िया तकनीक ये है कि आपने पूरे दिन में जो पढ़ा उसको आप मनी मन रिवाइज कर लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था, उस पार्ट में मैंने क्या पढ़ा था, वो क्या हुआ था, ये प्रक्रिया ऐसे हुई थी, ये हुआ, फिर उसके बाद में ये घटनाक्रम आया, ये घटनाक्रम पाया। एक पूरी फिल्म के रूप में आप उसको, जैसे मैच की हाईलाइट नहीं आती क्या, उस प्रकार से दिमाग में वो हाईलाइट चलेगी आप 15 मिनट 20 मिनट, और उसके बाद में सो जाइए। ये मान लीजिए कि वो आपने बिना समय गंवाए एक रिवीजन कर लिया। वो बहुत बढ़िया टेक्निक है ये, यदि किसी को सूट करता है तो। देखिए, हर टेक्निक हर आदमी को सूट नहीं करती। कईयों को हो सकता है कि सर फिर नींद ही नहीं आएगी, तो आप अपनी, मेरी बात अक्षर से मानने की आवश्यकता नहीं है। जिन विद्यार्थियों को जो बात सूटेबल लगती है वो उस हिसाब से आप अप्लाई करें। तो ये मैंने किताबों के संबंध में बताया, ये बताया आपको कितनी बार। तो रिवीजन का कुछ फिक्स नहीं है, मतलब मोटा मोटी 3 बार अच्छा भारी रिवीजन कम से कम होना चाहिए, जिसमें आप पूरी डिटेलिंग अच्छे तरीके से देखते हो। उसके बाद में कुछ रिवीजन ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपके जो पार्ट बहुत कमज़ोर हैं या जिनमें आप लोगों को लग रहा है वीकनेस है कि यहाँ पे गलतियाँ होने की संभावना है, उनको आप ज़्यादा समय दे दो या उनको 1-2 बार ज़्यादा रिवाइज कर लो, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी चीज़ें बांट सकते हैं। और लास्ट में शॉर्ट नोट्स, मेन जो घटनाक्रम हैं, कालक्रम वाले जो हैं, कहीं सारणियाँ हैं, वो मेन या आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना सकें, उनको बार बार देख लीजिए। वो लास्ट में आप 20 दिन में भी देख सकते हैं, 10 दिन में भी आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, है ना। जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, कई बार पूरा देख लेते हैं कि हाँ ये इसमें ये है, ये इसमें, देखो कितने पेज निकाल देते हैं हम लास्ट के 2-3 दिन में। तो उस तरीके से ही आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। दिमाग ये क्या है, दिमाग आपका है, मन कह लो, कुछ भी है, ये आपको मन है भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फोकस रहना है। जितना ज़्यादा आप फोकस किताब पे रख पाओगे, एक तो 10 घंटे किताब आगे लेके बैठे रहना, और एक 10 घंटा दिमाग फोकस करके पूरा पढ़ना, उसमें रात दिन का अंतर होता है। भले ही आप पढ़ते रहें, लेकिन आपका दिमाग किन्हीं दूसरी चीज़ों में चल रहा है, तो आप अपने आप विचार कीजिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर मेरा पूरा ध्यान है या नहीं है। नहीं है तो खुद को ही याद दिलाइए, और कोई दूसरा आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। खुद को याद दिलाइए कि नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मुझे किताब में देखना है। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे अपनाएंगे तो आपको आदत अच्छी पड़ जाएगी। और आप बड़े विद्यार्थी हैं, ऐसा कोई स्कूल के बच्चे तो है नहीं कि मैं इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊँ। तो ये कुछ बातें थी, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कोई फिक्स रणनीति नहीं होती। आपने पहले से कितना पढ़ा हुआ है, कितने राउंड आप रिवीजन कर चुके हैं, कितना पार्ट आपका बाकी है, पेपर 1 में आपके कौन से पार्ट स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कितना बाकी है, उसके हिसाब से खुद की एक रणनीति बनानी होती है। तो आप एक पेपर लेके खुद डिसाइड कर लीजिए, आज लेके थोड़ा इसके हेल्प ले सकते हैं, खुद डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इतने दिन में ये करना है तो मतलब करना है। आज मेरा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब मेरे को कंप्लीट करना है तो करना है ना। उसमें या लास्ट में आपको लगे कि आज नहीं होगा, स्पीड बढ़ाओ, कोशिश करो और ज़्यादा चौकन्ने हो जाओ कि नहीं मेरे को करना ही है। खुद मतलब अंदर ही अंदर खुद से विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ, और हर समय खुद पर ही शंका रखोगे तो आप अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और फिर उसका परिणाम भी नकारात्मक होगा। तो कोशिश करता हूँ कि मैंने साथ ही आपको किताबों के बारे में बता दिया, साथ ही थोड़ी रणनीति के बारे में बता दिया। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट